सुनसान सड़क पर रात के समय राज्यवर्धन अपनी पूरी ताकत के साथ भागे जा रहा था। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। उसके मुंह से खून लगातार निकल रहा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी किसी से लड़ाई हुई है और वो अपनी जान बचाकर भागे जा रहा था। राज्यवर्धन भागते भागते पीछे की ओर भी देख रहा था, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। लगातार भागते रहने से उसकी सांस अब फूलने लगी थी, फिर भी वो भागे जा रहा था। अचानक उसका पैर सामने रखे एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और वो चीख मारते हुए सड़क पर गिर पड़ा और उसका सिर सड़क से जा लगा। जमीन पर गिरते ही उसके सिर से खून निकलने लगा। तभी उसके सामने एक भूतिया मूर्ति जमीन को फाड़कर बाहर निकल आई और उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। तुम यहाँ कहाँ तक भागोगे राज्यवर्धन, और कब तक भागोगे? मौत तुम्हें खींचकर अपने मुंह में ले ही जाएगी। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। राज्यवर्धन एक बार फिर से उठकर पूरा दम लगाकर भागने लगता है, लेकिन भूतिया मूर्ति उसके पैरों को पकड़कर खींच देती है। वो एक बार फिर से मुंह के बल गिर जाता है और उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है। उसके बाद वो भूतिया मूर्ति उसके सीने पर सवार हो जाती है और उसका गला दबाने लगती है। छोड़ दो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। तुमने भी तो किसी का दम घोटा है राज्यवर्धन, तुमने भी तो निर्दोष की हत्या की है। यहाँ जो बोओगे वही काटोगे। राज्यवर्धन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उसके सामने कुछ घटनाएं घूमने लगी। भाई तुझे चढ़ गई है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? राज्यवर्धन तू मेरी बातों पर विश्वास कर, ये 100% सच है। राज्यवर्धन और शेखर दोनों पक्के दोस्त थे, दोनों बिजनेस पार्टनर भी थे, लेकिन उन दोनों को बिजनेस में करोड़ों का घाटा हो गया था। उन पर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया था। लेनदार उन्हें बार बार फोन पर पैसे वापस देने के लिए कह रहे थे। कुछ फोन पर धमकी भी दे रहे थे और कुछ तो सामने आकर भी। अभी कल की तो बात है। राज्यवर्धन जी, शेखर जी, अब आप लोग बड़े लोग हैं, इस तरह बीच बाजार आप लोगों को मारूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब पैसे ले लिए हैं तो उसे चुकाइए भी, क्यों दबा कर बैठे हैं हमारे सेठ के पैसे हैं? देखो, ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। पहले भी तुम्हारे सेठ के साथ हमारा लेन देन हुआ है, करोड़ों रुपए उन्होंने दिए तो हमने वापस भी किए हैं। हम कहाँ इस बात से इनकार कर रहे हैं कि आपने दिए नहीं है, आपने दिए हैं, तभी तो आप लोगों की सांसें अभी तक चल रही हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये सांसें हमेशा चलती रहें तो इस महीने की 30 तारीख को पूरे 3 करोड़ रुपए लेकर हमारे सेठ के पास पहुंच जाइएगा, नहीं तो आपको पता ही है ना कि हम कितने शरीफ लोग हैं। राज्यवर्धन और शेखर बहुत परेशान थे और उस दिन रेस्टोरेंट में शेखर ने राज्यवर्धन को जो बात बताई, उसे सुन राज्यवर्धन को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब शेखर ने कहा कि एक नहीं पूरे 100 करोड़ का खजाना है वो, तो फिर तुम इस्तेमाल क्यों नहीं करते उसका? है यार, हम लोग कितनी मुसीबत में हैं, तुम्हें पता है ना? पता है राज्यवर्धन, लेकिन मैं चाहकर भी उस खजाने से एक पैसा भी नहीं ले सकता। शेखर राज्यवर्धन से अपने पुरखों के उस खजाने की बात बता रहा था, जो खजाना श्रापित था। मेरे दादाजी बताया करते थे कि आज से कई 100 साल पहले एक बार यहाँ बहुत भयानक अकाल पड़ा था। लोग अनाज के अभाव में मर रहे थे, लेकिन हम लोगों के पास बहुत सारा अनाज और सोना था, लेकिन हमने किसी की मदद नहीं की, जिससे गुस्सा होकर वन देवी ने श्राप दे दिया। तुम लोगों के पास इतना सारा धन और अनाज रहने पर भी तुमने जरूरतमंदों की मदद नहीं की। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि ये खजाना तुम्हारे भी किसी काम नहीं आएगा। आज से ये श्रापित खजाना है, इसका उपयोग तुम लोग या तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कभी नहीं कर सकेगी। वन देवी के श्राप का असर हुआ। शेखर के पुरखे चाहकर भी उस खजाने का उपयोग नहीं कर पाया। धीरे धीरे शेखर की आने वाली पीढ़ी उस खजाने को उस श्राप के कारण भूल गई, लेकिन आज परिस्थितियों ने शेखर को उस खजाने की फिर से याद दिला दी थी। शेखर, वो श्राप तो तुम्हारे खानदान को मिला था ना, यानी उस श्राप का असर तुम पर या तुम्हारी आने वाली पीढ़ी पर ही रहेगा। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ यार तुमसे। शेखर, अगर मैं उस खजाने को हासिल करने की कोशिश करूँ तो? राज्यवर्धन की बात का शेखर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पूरी रात वो उसके बारे में ही सोचता रहा। और अगले दिन जब वो राज्यवर्धन से मिलने पहुंचा तो यार, मैंने तो इस तरह से कभी सोचा भी नहीं था। चल, आज मैं तुझे अपने पुरखों का खजाना दिखाता हूँ, और जब तू उसे हासिल कर लेगा तो फिर उससे सारे कर्जे उतार लेंगे
और फिर एक नया और बड़ा बिजनेस शुरू करेंगे। शेखर उसे शहर से 300 किलोमीटर दूर वीराने में बने एक हवेली में ले गया। उस हवेली को देखकर ऐसा लगता था कि वो सैकड़ों साल पुरानी है, और उसे देखकर ऐसा भी लगता था कि उस तरफ कई सालों से कोई गया नहीं। शेखर उसे हवेली के अंदर के तहखाने में ले गया। पूरा का पूरा तहखाना सोने चांदी से भरा हुआ था। वहां पर एक बहुत बड़ी मूर्ति भी थी। राज्यवर्धन ने जब उस खजाने को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ओ माय गॉड, ये सब असली है शेखर? 100% असली। चलो अब जल्दी से इसे समेटो, फिर इसे गाड़ी की डिक्की में भरकर निकालते हैं यहाँ से। लेकिन उस खजाने को देखकर राज्यवर्धन की आंखों में लालच आ गया और वो मन ही मन सोचने लगा, ये सारा का सारा खजाना मेरा है। इसे पाकर मैं सारी जिंदगी ऐश कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। बस लालच के उस शैतान ने बरसों पुरानी दोस्ती का खून करने का सोच लिया और राज्यवर्धन शेखर का गला घोटने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो राज्यवर्धन? तुम मेरे दोस्त हो। दोस्त? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहकर वो और भी जोर से शेखर का गला दबाने लगा। राज्यवर्धन याद रख, ये खजाना शापित है। हमारे पुरखों ने एक गलती की थी जिसका खामियाजा अब तक भुगतना पड़ रहा है। तू वो गलती मत कर। लेकिन राज्यवर्धन ने उसकी एक न सुनी और गला दबाकर उसे मार दिया। लेकिन मरने के साथ ही उसकी आत्मा उसकी मूर्ति में प्रवेश कर गई और उसे खींचकर एक तमाचा मारा। फिर मूर्ति जोर जोर से हंसने लगी। अरे ये मूर्ति कैसे हंसने लगी? राज्यवर्धन, मैं शेखर हूँ। शेखर, तूने दोस्त के साथ दगा किया है, उसके विश्वास का गला घोटा है। अब तू नहीं बचेगा। उस मूर्ति ने उस पर हमला कर दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए। राज्यवर्धन पूरी ताकत लगाकर उस मूर्ति से पीछा छुड़ाकर सड़क पर भागने लगा। आखिरकार वो उस मूर्ति के पकड़ में आ ही गया। शेखर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे यार। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे नहीं चाहिए ये खजाना, नहीं चाहिए। लेकिन मूर्ति के अंदर स्थित शेखर की आत्मा ने उसकी एक न सुनी और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और हंसते हुए फिर से वही बात कही। यहाँ जो तू बोएगा वही पाएगा। एक गांव में दिनेश और शीतल एक छोटे से घर में रहते थे। दिनेश एक ऑफिस में काम करता था और शीतल घर पर रहकर घर का सारा काम करती थी। दिनेश और शीतल के 2 बच्चे थे। बेटे का नाम मयंक और बेटी का नाम पिंकी। दिनेश और शीतल हमेशा से मयंक को ही ज्यादा प्यार करते थे और पिंकी पर कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। एक दिन दिनेश और उसका परिवार दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा है, पर मैं मयंक के स्कूल के बारे में सोच रही थी। उसका एडमिशन भी तो करवाना है। तुम चिंता मत करो, मेरी पास के स्कूल में बात हो गई है। मेरे बॉस की वहाँ बहुत अच्छी जान पहचान है, इसलिए वहाँ एडमिशन हो पा रहा है, वरना यहाँ एडमिशन कराना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, पर एक ही बच्चे का एडमिशन हो सकता है। हाँ, तो मयंक का एडमिशन करा देंगे। और मैं कौन से स्कूल में पढ़ूंगी माँ? ओहो, बड़ी आई पढ़ने वाली। पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर नहीं बन जाएगी तू। आखिर एक दिन शादी करके अपने घर ही जाना है तुझे, समझी? पिंकी बहुत रोती है पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। कुछ दिन बाद से मयंक नए स्कूल जाना शुरू कर देता है। एक सुबह वो स्कूल के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी पिंकी उसके कमरे में आती है। देख मेरा नया बैग, नई बोतल। तुझे पता है मेरा स्कूल कितना सुंदर है, कितने सारे झूले हैं वहाँ। सच्ची कितना मजा आता होगा ना तुम्हें स्कूल में। मैडम कितना अच्छा पढ़ाती होंगी। चल पागल, पढ़ना किसको अच्छा लगता है? मुझे तो बस वहाँ झूलों पर झूलना और बच्चों के साथ खेलना पसंद है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो भैया? पता है पापा कितनी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं और तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुझे जो बात बोल रहा हूँ उसे बस अपने तक ही रखना, समझी? वरना मम्मी से तेरी शिकायत कर दूंगा। और तुझे तो पता ही है फिर मम्मी तेरा क्या हाल करेंगी। तभी वहाँ शीतल आ जाती है। कितनी देर हो गई मयंक, चलो जल्दी स्कूल जाओ वरना बस निकल जाएगी। फिर मयंक स्कूल के लिए निकल जाता है। पिंकी पूरा दिन घर के कामों में ही अपनी माँ का हाथ बटाती रहती है। उसे स्कूल ना जाने का बड़ा ही दुख होता था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक रात पिंकी को नींद नहीं आ रही होती है तो वो खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर की ठंडी हवा ले रही होती है। पिंकी खड़ी खड़ी स्कूल के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे आवाज आती है, BAT बैट, CAT कैट। अरे ये इतनी रात में बच्चों के पढ़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? पिंकी उस आवाज को और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है तो एक बार फिर से उसे आवाज आती है, चलो बच्चों अब अपनी हिंदी की किताब निकालो,
मैं आज तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगी। अरे ये तो किसी टीचर की आवाज है जो बच्चों को पढ़ा रही है, पर इतनी रात को कौन सी टीचर पढ़ा रही है? पिंकी इधर उधर देखती है तो थोड़ी दूर पर उसे एक बिल्डिंग दिखती है जिसकी एक खिड़की से रोशनी आ रही होती है और उस खिड़की से बच्चों और टीचर की भी आवाज आ रही होती है। पिंकी बिना डरे चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और उस बिल्डिंग के पास जाती है। बिल्डिंग पर विद्यालय लिखा होता है। पिंकी बिना सोचे समझे स्कूल के अंदर घुस जाती है। अंदर एक अजीब शक्ल की औरत रिसेप्शन पर बैठी होती है। वो पिंकी को देखकर बोलती है, तुम्हारी क्लास कब से शुरू हो गई है? चलो जल्दी जाओ और कल से लेट मत आना। मेरी क्लास? पर मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। कोई नहीं, चलकर देख लेती हूँ। पिंकी ऊपर जाती है तो वहाँ एक और मैडम हाथ में फाइल लिए घूम रही होती है। वो भी पिंकी को देखकर उससे बोलती है, चलो जल्दी जाओ अपनी क्लास में, वरना मैम बहुत गुस्सा करेंगी। पर मैं तो... बातें बाद में करना, चलो अभी जल्दी से अपनी क्लास में जाओ। पिंकी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो पहली बार उस स्कूल में आई है, पर सब उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो उसी स्कूल की बच्ची हो। पिंकी क्लास में घुसती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां एक चुड़ैल भूतिया बच्चों को पढ़ा रही होती है। पिंकी जोर से चिल्लाती है, बचाओ! शोर मत मचाओ, दिख नहीं रहा बच्चे टेस्ट कर रहे हैं और तुम इतनी लेट क्यों आई हो? चलो चुपचाप अंदर आकर बैठो और कल से लेट मत आना। पिंकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। डर के मारे उसकी वहां से भागने की हिम्मत भी नहीं हो रही होती। अब क्या बाहर ही खड़े रहना है? सुनाई नहीं दिया? बोला ना अंदर आकर बैठो, चलो जल्दी आओ। जी मैडम। पिंकी चुपचाप अंदर आकर एक खाली सीट देखकर बैठ जाती है। पिंकी की सीट पर पहले से ही एक नया बैग, नई बुक, नई बोतल और बहुत सी चीज होती है। वाह, ये बैग तो कितना सुंदर है। ये सब तुम्हारा ही है। चलो अब जल्दी से तुम भी अपनी कॉपी किताबें निकालो। पिंकी अपने बैग से कॉपी किताबें निकालती है और बाकी भूतिया बच्चों के साथ पढ़ने लगती है। चुड़ैल टीचर बड़े ही प्यार से बच्चों को पढ़ा रही होती है। पिंकी पढ़ाई में इतना खो जाती है कि उसका डर थोड़ी देर में अपने आप खत्म हो जाता है। वो पूरा ध्यान लगाकर चुड़ैल टीचर का पढ़ाया हुआ समझती है और उसे वहां बड़ा ही मजा आता है। क्लास खत्म होने के बाद चुड़ैल टीचर सबको टॉफी भी देती है। थैंक यू मैडम। अब कल टाइम से स्कूल आना, ठीक है? फिर मैं तुम्हें रोज टॉफी दूंगी। ठीक है मैडम, मैं कल से टाइम पर आऊंगी। पर एक बात याद रखना। क्या बात मैडम? यही कि किसी को भी इस स्कूल के बारे में नहीं बताना, वरना कोई तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं आने देगा। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पिंकी के स्कूल की छुट्टी रात के 3 बजे हो जाती है और फिर वो अपने घर आकर चुपचाप सो जाती है। पिंकी अगले दिन उठती है पर किसी को भी रात की बात के बारे में नहीं बताती, क्योंकि उसे डर होता है कि उसके इस स्कूल के बारे में जानने के बाद मम्मी पापा उसे वहां नहीं जाने देंगे। इसी डर की वजह से वो किसी को कुछ नहीं बताती। पिंकी को पढ़ने का इतना शौक होता है कि उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसे रात में एक भूतिया स्कूल में जाना पड़ रहा है और वहां पढ़ने और पढ़ाने वाली चुड़ैल है। पिंकी रात के 12 बजने का इंतजार करती है। जैसे ही 12 बजते हैं वो दोबारा उसी स्कूल में पढ़ने जाती है और खूब मन लगाकर पढ़ती है। कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ इतना सब सीखने को मिल रहा है। पिंकी रोज रात को उस स्कूल में जाती और सभी भूतिया बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करती और ऐसे उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। इतने सालों में पिंकी के स्कूल के बारे में किसी को भी पता ही नहीं चलता। पिंकी और मयंक अब बड़े हो जाते हैं। मयंक इतना पढ़ने के बाद भी नालायक होता है और पिंकी बहुत ही होशियार हो चुकी होती है। एक दिन शीतल और दिनेश मयंक पर चिल्ला रहे होते हैं, मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी तेरी पढ़ाई पर लगा दी, पर तूने सब बर्बाद कर दिया। जब देखो फेल ही होता है। हद हो गई है, मेरे पास अब एक पैसा नहीं बचा जो मैं तेरी पढ़ाई पर लगा सकूं, समझा? आपने मेरे ऊपर पैसे लगाए तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पर, और मैंने अपनी तरफ से पढ़ाई की है। अब मैं फेल हो गया तो हो गया, इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हे भगवान, इस लड़के को तो बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं रही। मयंक पढ़ने में कभी ध्यान नहीं देता था और ऊपर से वो दिन पर दिन और भी ज्यादा बदतमीज होता जा रहा था। धीरे धीरे उसने घर से पैसे तक चुराने शुरू कर दिए थे। एक दिन जब दिनेश और उसका परिवार उसके बॉस के घर पार्टी में जाते हैं तो मयंक वहाँ भी चोरी करने लगता है और दिनेश का बॉस उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। ये वही है ना जिसका मैंने स्कूल में एडमिशन कराया था? देखो तो आज मेरे ही घर में चोरी कर रहा है। दिनेश, तुम्हें कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? सर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं एक चोर के बाप को नौकरी पर नहीं रख सकता, ठीक है? गेट आउट। मयंक की हरकत की वजह से दिनेश की नौकरी चली जाती है। कुछ ही समय में वे लोग सड़क पर आ जाते हैं। उनके घर में खाने को एक दाना भी नहीं होता।
पिंकी को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। वो आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है और घर का खर्चा चलाने लगती है। जब ये बात दिनेश और शीतल को पता चलती है कि उनकी बेटी पिंकी बच्चों को पढ़ाती है तो वो दोनों बहुत हैरान होते हैं। पिंकी तो कभी स्कूल गई ही नहीं, तो फिर बाकी बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है? यही बात सोच सोच कर तो मैं भी परेशान हूँ। एक दिन दिनेश और शीतल पिंकी से ये बात पूछते हैं, पर वो बताने से हिचकिचाती है कि उसने इतनी पढ़ाई आखिर कहाँ से की। शीतल पिंकी के पीछे ही पड़ जाती है और पिंकी को सब सच बताना पड़ता है। पिंकी की बात सुनकर शीतल और दिनेश दंग रह जाते हैं। तुम पढ़ाई करने के लिए आधी रात को भूतों के स्कूल में जाया करती थी। ये सब हमारी गलती है। हमने कभी तुम्हारी पढ़ाई को अहमियत नहीं दी, जबकि तुम्हारे अंदर पढ़ने की कितनी लगन थी। हमने उस नालायक पर सारे पैसे लगा दिए जिसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमें माफ कर देना बेटी। दिनेश और शीतल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। पिंकी उसके बाद उस भूतिया स्कूल में पढ़ने कभी दोबारा नहीं जाती, पर वहाँ की टीचरों को हमेशा दिल से धन्यवाद देती है। उन्हें कभी नहीं भूल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।